Our class had to be shifted to fourth period due to some reasons. So today let's just start the class. We'll wait for other students to join in. Till the time we revise what we have studied. I hope the board gets erased properly today. Okay. So in the last class, we were in the last class we were talking about the Otto Hoffmann oven. So Otto Hoffmann oven is working, so we know उसका temperature like it starts from 250 to your 800 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि जो कि वर्किंग टेम्परेचर है, या फिर जो अवन्स का टेम्परेचर मेंटेन है वो 1200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस पे हीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हीट इकोनॉमी का। ठीक है, दिस वाज द पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग, हीट इकोनॉमी। ठीक है, तो हीट इकोनॉमी जब हम ओटो हॉफमैन ओवन की बात कर रहे थे तो हीट इकोनॉमी का प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट था, और हीट इकोनॉमी दो फॉर्म्स में आ रही थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हीट इकोनॉमी के लिए? पहला पॉइंट था रीजनरेटर या चेकर ब्रिक स्ट्रक्चर, जो विच आई डिस्कस विद यू। ठीक है, मैंने स्लाइड में मेंशन भी किया है, yesterday I shared the slides with you. I hope you all went through them. ठीक है, चेकर ब्रिक स्ट्रक्चर। दूसरा हीट इकोनॉमी का एक पॉइंट और था, लाइक इफ अ क्वेश्चन कम्स हाउ डू यू एक्सप्लेन हीट इकोनॉमी इन ओटो हॉफमैन ओवन, तो उसमें एक पॉइंट और था, और वो पॉइंट था क्वेंचिंग का। ठीक है, तो क्वेंचिंग क्या होता है? कूलिंग डाउन। ठीक है, स्टॉपिंग समथिंग और कूलिंग डाउन और लाइक ब्रिंगिंग अ हॉल्ट टू समथिंग। ठीक है, जैसे कि क्वेंचिंग थर्स्ट बोलते हैं, तो इट्स लाइक you get my point, right? So quenching was that. तो quenching में हमने पढ़ा था कि दो तरीके की quenching होती है। First is your dry quenching, second is your water based quenching or wet quenching. So wet quenching में a lot of energy was getting wasted, which is easily understood. Dry quenching was heat economic, why? Inert gas use कर रहे थे, और इनर्ट गैस जब हीट होके कोल के ऊपर से जब ट्रैवल करती है, हॉट कोक के ऊपर से ट्रैवल करती है, तो लाइक मैंने एक्सप्लेन किया था, इनर्ट गैस जब भी कोल हॉट कोक के ऊपर से ट्रैवल करेगी, सो इट विल गेट हीटेड अप, एंड दैट हीटेड अप इनर्ट गैस कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग अप द बॉयलर्स। ठीक है, ये जो अभी मैंने स्लाइड शेयर किया है इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, so this is what we studied about Otto Hoffmann oven in the last class. We studied about its working, we studied about its regenerative principle, जो चेकर ब्रिक स्ट्रक्चर था, कि कैसे साइकिल्स रिवर्स होती हैं। फर्स्ट साइकिल में जो फ्लू गैसेस हैं, जो कंबस्टन से फ्लू गैसेस या वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम स्ट्रक्चर में, चेकर ब्रिक स्ट्रक्चर में, कोई स्टूडेंट अगर प्रेजेंट नहीं था तो लेट मी टेल यू, when I talk about checker brick structure, so I talk about this particular area. ठीक है, this is called as regenerators और checker brick structure. तो इस एरिया में क्या हो रहा था रीजनरेशन के लिए? फर्स्ट द फ्लू गैसेस वर सर्कुलेटेड, as the temperature rose to 1000 degree Celsius, then the cycle was reversed, और जो इनलेट एयर थी उसको आप हीट कर रहे थे। ठीक है, सो यू वर यूजिंग द हीट ऑफ द फ्लू गैसेस। तो ये आपका पॉइंट्स जो है वो हीट इकोनॉमी में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम आज स्टडी करेंगे ऑटो हॉफमैन ओवन का, वो है
रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये भी एक डायग्राम है जो स्लाइड में शेयर कर रही हूँ, विच इज इम्पॉर्टेंट. So let's just study about this particular diagram and what all we can recover. देखो बी हाइव ओवन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, वैसे तो उसकी जो स्कीमेटिक थी है, जो उसका स्ट्रक्चर था वो बहुत सिंपल है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है. दैट बी हाइव ओवन वाज नॉट इकोनॉमिक yeast की फॉर्म में या बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्म में. सो वी डिजाइन द न्यू oven which is your Otto Hoffmann oven. तो उसमें हमें हीट इकोनॉमी मिल गई है. Now we will talk about your recovery of byproducts. So whenever a question is asked in examination कि recovery of byproducts के लिए आप क्या आंसर देंगे, तो first thing that you will do is draw this particular diagram. ठीक है. ये जो फ्यूल्स वाले चैप्टर में जितने भी स्कीमेटिक्स या डायग्राम्स है, that will help you elaborate your answer more. Once you have drawn this, you can write the points and elaborate your answer. तो ये एक डायग्राम आपको याद करना है. Now let's just go to the previous slide of Otto Hoffmann oven. ठीक है. यहाँ पे ये जो कोक ओवन गैस का ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड में, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है. So this area is where the coke oven gas is moving out. In the last class I talked about coke oven gas. Coke oven gas की composition क्या थी? Coke oven gas का composition था CH4, CH2, carbon monoxide, C2H4, ethyl, some aromatic compounds. So basically it's nothing but all the volatile matter which can be extracted from the कार्बनाइजेशन ऑफ कोल. ओके, तो ये वाला पॉइंट आप देख लिया है आपने. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द करंट स्लाइड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे एक कनेक्शन है, देखो इसको देख लो एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब ये वाला एरिया देखो, कोक ओवन गैस. डायग्राम्स दोनों अलग अलग ड्रॉ किए हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट द कोक ओवन गैस फ्रॉम द original Otto Hoffmann oven is entering a different plant, okay, different byproduct recovery plant, and there are different chambers in this particular plant. So first chamber में liquid ammonia is sprayed. These nozzles at the top are used for spraying whatever fluid is required in the particular chamber. So these nozzles are drawn there. So let's just talk about them. Okay, तो ये diagram है, इसको draw करना है. And the first point that we are going to consider is recovery of tar. Okay, so the gases produced, also known as coke oven gas in carbonization of coke, are separated for recovery of valuable byproducts. The first byproduct that can be recovered is recovery of tar. So what happens? The gas, which is your coke oven gas, is passed through a tower in which liquid ammonia is sprayed. Tar and dust gets settled in the tank and the ammonia is recovered again to be used. ठीक है, so ये आपका रिकवरी ऑफ टार है. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकवरी ऑफ अमोनिया. द गैसेस आर देन पास थ्रू अनदर टावर इन विच वाटर इज स्प्रेड. ठीक है, यहाँ पे पहले फर्स्ट एरिया में यू हैव व्हाट इज देयर, coke oven gas is there and it has got all the mixtures, like it has got tar, it has got ammonia, it has got benzol and it has got H2S gas. मतलब total mixture है. तो first step में what you have done, you have sprayed ammonia and you have collected tar. Next उसमें you can see base में एक container है, एक chamber है which is allowing the ammonia gas to move out. जो भी vaporize हो जाएगी, it's getting moved out, so it can be recovered. The next is जो कोक ओवन गैस में है उसमें अगर कोई अमोनिया है या अमोनिया रह गया है, क्योंकि आप अमोनिया ऐड कर रहे हो, so if there is any ammonia left after the collection, so this is collected in the next tar. What is done, जो भी गैस इसमें बच जाता है, that is passed through the next chamber and it has got water. So what is happening, ammonia vapors, recovery of ammonia,
What is happening? NH3 plus H2O gives you NH4OH. This is your ammonium hydroxide solution. ओके, तो ये आपके सेकेंड चेम्बर में आपको मिल जाता है. इसको आप और मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं. इफ यू वांट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट केमिकल विच इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स and industry, so you can use it as it is, or you can extract any other compound from it. Okay, next chamber mein we have a, what do we have? We have low temperature water. So this low temperature water is used to recover naphthalene. ठीक है, recovery of naphthalene. The gases are then passed through a tower in which cold water is sprayed. Naphthalene gas gets condensed, and we further move to your next tower, which is for the recovery of benzol. The gases are passed through another tower where petroleum is sprayed and benzene gets condensed to liquid. ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक इस स्टेप तक आ गया कि आपने डिफरेंट वॉश ऑयल से पेट्रोलियम आपने स्प्रे किया, एंड एरोमेटिक लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा, कि एरोमेटिक्स जो थे वो आपके कंडेंस हो गए in the basement. The last thing that is left is your H2S gas. Now the question comes, H2S आती कहाँ से है? ठीक है, कोल में जो सल्फर प्रेजेंट है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है तो then there is H2S. H2S has got a very foul smell. So what do? We try to recover sulfur, or we try to recover actually we try to recover sulfur only. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं by using iron oxide. So what is the reaction involved? We have got a chamber. We have got this particular chamber which has got different layers of iron oxide in it. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक reaction is taking place. The reaction is iron oxide plus H2S, or this hydrogen sulfide gas. It reacts to give you iron sulfide and water. So this particular iron sulfide is again oxidized to give you FeO and SO2. ठीक है, what is there? It is getting Fe2SO3. Okay, Fe2S3 plus H2O. What happens? It gives you iron oxide and your SO2 gas. तो देखो इसमें यहाँ पे बेनिफिट ये है, अगर SO2 गैस निकलती है कि SO2 गैस को आप सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन में यूज कर सकते हो. ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट लगाना है तो he can take SO2 which is derived from this particular Otto Hoffmann recovery plant and manufacture sulfuric acid. ठीक है, ये SO2 का यूज है. अदरवाइज व्हाट इज SO2? SO2 इज अ पॉल्यूटेंट. अगर वो एटमॉस्फेयर में ऐसे जाएगा तो इट कैन क्रिएट पॉल्यूशन. सो दिस पर्टिकुलर SO2 इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो जो FeO है इसको दोबारा से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, वी अगेन गेट बैक आवर आयरन ऑक्साइड विच इज गिवन इन योर स्लाइड. ठीक है, तो ये आपका Otto Hoffmann का रिकवरी के पॉइंट्स हैं. सो इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, you are going to draw the schematic. You are going to talk about the recovery of tar, recovery of ammonia, naphthalene, benzol, and H2S along with this reaction. Okay, so let's come to the last point, which is your valuable byproducts like ammonia, coal gas, naphthalene, etc. recovered. Carbonization time is less, and your coal gas received can be used for combustion. ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलरली सॉलिड फ्यूल्स का टॉपिक था, जिसमें कि आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं. अब इस स्लाइड में अगर किसी को कोई डाउट है पूरी स्लाइड में तो वो मुझसे पूछ सकता है. I've added a real image of this beehive one to get a simple idea what is this beehive one.
So अगर किसी को डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज वी कैन मूव टू लिक्विड फ्यूल्स और वी कैन टॉक अबाउट नाइट्रोजन वाला कॉन्सेप्ट। जो एलटीसी और एचटीसी है मैम, उसमें स्मोक ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है? स्मोक आपका एचटीसी के केस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज जो एलटीसी है दैट इज ऑलमोस्ट स्मोकलेस। पर मैम वो हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन हो गया तो फिर स्मोक ज़्यादा क्यों है उसमें? लो हाई ग्रेड। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन है तो उसमें स्मोक ज़्यादा क्यों है, ये किस टाइप, मतलब आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? रीफ्रेम योर क्वेश्चन। मतलब जैसे कि वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, तो फिर मैम स्मोक तो कम होना चाहिए ना, मतलब एफिशिएंट होना चाहिए ना हर केस में। देखो ऐसा नहीं होता है, जो हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन है उसमें देखो आप इसमें लिखा हुआ है लो रैंक कोल्स आर यूज्ड, ठीक है। सो लो रैंक कोल्स कौन से होते हैं यूजली? लिग्नाइट एंड लेस देन हाँ, बिटुमिनस तो उसमें वॉलेटाइल मैटर अगर ज़्यादा होगा तो क्या फ्यूम्स बनेंगे या स्मोक वाली गैसेस होंगी? ऑफ कोर्स होंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा कोल होगा उतना ही उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा और स्मोक की पॉसिबिलिटी कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ओके, और कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन है तो वो भी बताओ, फिर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, देन वी कैन मूव टू लिक्विड दिस पर्टिकुलर स्लाइड दैट आई विल शेयर विद यू, लिक्विड फ्यूल्स वाला स्लाइड, ठीक है। अभी ही इस पूरी स्लाइड में केकिंग कोकिंग कोल्स में जितना मैंने इसमें डिटेल्स आपको दिया है, आई हैव मेंशनड इट वेरी टू द पॉइंट थिंग्स है, बुलेट्स में है, यू कैन एलैबोरेट इट व्हेन यू राइट एन आंसर, बट अगर फिर तो वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एलटीसी एंड एचटीसी का अगर क्वेश्चन आता है तो राइट सम पॉइंट्स फ्रॉम दिस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेटलर्जिकल कोक क्या होता है? कोक विच इज यूज्ड इन मेटलर्जी। So I am waiting for your questions. I have written this equation for water gas formation, like I talked about this point. Reactivity. So reactivity of coal indicates its affinity towards CO2, steam, air. So ये basically important होता है, अगर producer gas बनानी है तो it should be reactive with carbon dioxide. अगर water gas बनानी है then it should be reactive with your वाटर और स्टीम, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, सॉलिड फ्यूल्स का। और प्योरिटी में आप सल्फर और फास्फोरस के बारे में बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आई थिंक आपने लिखा होगा सल्फर और फास्फोरस का। सो सल्फर एंड फास्फोरस दे बोथ इंटरफेयर विद द mining or interfere with the extraction of the metal from its ore, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है एंड फॉस्फोरस जो है, सल्फर का एक और पॉइंट मैंने बताया था कि सल्फर अगर ज़्यादा होगा या कोक में प्रेजेंट होगा तो इट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ कोक ब्रिटल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा फॉस्फोरस का बताया था, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है, सो इट इंटरफेयर्स विद योर मेटल इन दी ओर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद स्कीमेटिक, बी हाइव ओवन की डीमेरिट्स इम्पॉर्टेंट है, ओटो हॉफमैन का स्ट्रक्चर एंड रीजनरेटिव इकोनॉमी और प्रिंसिपल। और क्वेंचिंग में इनर्ट गैस क्वेंचिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वी गेट अ पॉइंट विच इज़ योर हीट इकोनॉमी, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ हीट इज देयर बिकॉज हीटेड इनर्ट गैस कैन बी रीसर्कुलेटेड एंड यूज इन बॉयलर्स, ठीक है। उसके बाद रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स है, तो यू हैव टू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, स्पेसिफिकली the hydrogen sulfide one, because it has got some equations involved. So iron oxide reacts with H2S to give you iron sulfide, and that iron sulfide further gives you sulfur dioxide, and that sulfur dioxide can be used for preparation of sulfuric acid. So you should add this point when you write your answer. So if you have any doubt, you can ask me, or else you can ask me later on. We will talk about your next topic, which is your petroleum. Okay. So shall I move to the next topic? Students, are you there? Can you hear me?
Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज attendance बहुत कम है. 4, 6, 7 students are not there. चलो कोई बात नहीं. Let's start with the new topic. Okay. So this is your fifth lecture, which is your liquid fuels. So liquid fuels में सबसे जो first point दिमाग में आता है वो है आपका petroleum. ठीक है. We are going to talk about petroleum, different byproducts that can be recovered from it and their usage when we talk about petroleum. So what is the term petroleum says? Petro is your raw and then oleum is your oil. So this is a fossil fuel and it can be recovered from extraction by using oil wells. Oil wells image I think all of you have seen. So let's go to the next slide. So liquid fuels, specifically petroleum, they are used in all combustion engines. The largest source of liquid fuel is fuel which has a calorific value of 40,000 kilojoules. So इसकी calorific value बहुत ज़्यादा होती है. That is why we use it. So whenever you are asked about petroleum, write this particular point. The other supplements of liquid fuels are such as coal tar, crude benzol, synthetic fuel are made from coal, etc. So we are going to talk about these particular coal tar, crude benzol, synthetic fuel while we study the next topic, which is your cracking. So अभी के लिए we'll talk about petroleum, its fractional distillation, vacuum distillation, and top flashing distillation. Okay. So what is petroleum? Petroleum is a complex mixture of paraffinic. Paraffinic means alkenes. ठीक है. Olefinic is alkenes and aromatic hydrocarbons with small quantities of organic compounds containing oxygen, nitrogen, and sulfur. So this is about your petroleum. Okay. So what is the composition of petroleum? The composition is, you don't have to learn about the percentage exactly, but just know that carbon content is the highest, whereas nitrogen content is the lowest. So what are the elements present in this particular petroleum? It is your carbon, hydrogen, sulfur, oxygen, and nitrogen. और यही सारे वो parameters हैं except nitrogen, which is used in your Dulong's formula. ठीक है. I hope याद आया होगा सबको. So just look at the figures. Carbon is highest and nitrogen is lowest. So this is the composition for your petroleum. Now let's get to the process of processing the crude petroleum. So petroleum is found deep below the earth's crust. The oil is found floating over the salt or brine. Generally, accumulation of natural gas occurs above the oil. So oil wells are designed for extracting petroleum for crude oil from the earth or earth's crust. ठीक है. So how do you do that? You dig oil wells and ये compressed air pushing करते हैं into those wells and we get this petroleum from the oil wells. ठीक है. So you can just write this small point when we talk about processing of crude oil or how petroleum is extracted from the oil wells. The most important point when we talk about liquid petroleum, 2-3 points students याद रखना है. First is the calorific value. Second is the composition. When we talk about petroleum, first of all, calorific value, composition, then extraction. So where is it present? It's present over the layer of brine or salt water, and above that layer is your natural gas. जहाँ से आपको ये natural gas मिलती है. So of extraction के लिए you will draw this particular diagram and write the points that I have given in the slide. ठीक है.
जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेट्रोलियम का विच यू हैव टू स्टडी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है. पेट्रोलियम या लिक्विड फ्यूल्स का अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट इट इन दिस वे एंड लेट्स गेट टू द रिफाइनिंग पार्ट. Why it's important and what all is required. So refining of petroleum, crude oil ka when I give you the notes, I'll add the image of crude oil. Crude oil is basically a dark brown or almost around black thick oil, and this oil generally consists of mixture of solid, liquid and gaseous hydrocarbons containing sand and water. Okay. So after the removal of dirt, water and natural gas, the crude oil is separated into number of useful byproducts by fractional distillation. This is the second point. The rest of the crude oil is subjected to purification, also called as refining of petroleum. So what is happening? You are extracting the petroleum using this particular method in which the oil wells, in which the compressed air is pushed into the oil wells, which makes there is a pressure difference between the two tubes, and this makes the petroleum to rise up from the earth's crust. So what happens, the next thing is this particular crude oil or the petroleum that you get is having lot of hydrocarbons plus your sand and water. So what you are doing, you are separating or removing the sand and water and natural gas and subjecting this petroleum for fractional distillation. Okay. So ये अब रिफाइनिंग वाले पॉइंट पे आते हैं कि रिफाइनिंग क्या होती है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी, हाँ पूछो. हाँ जी मैम, जैसे पानी के लिए मतलब मोटर लगाते हैं वैसे नहीं लगा सकते पेट्रोल के लिए? देखो, अब अगर ये क्वेश्चन अगर पूछना है तो दिस इज समवॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन. यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज आई डिड नॉट रियली रीड अबाउट द यू नो कि ऑयल वेल्स में ओके एग्जैक्टली मैम, क्या ओके. होता है. ठीक है. सो आई विल टेल यू अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट. ओके मैम. Okay. So what are the steps involved in refining? First is your demulsification. The first point is your demulsification. So what is happening in demulsification? The crude oil taken out of the oil wells is in the form of stable emulsion of oil and salt water, which is yellow or dark to dark brown in color, like I told you. So demulsification is achieved by Cottrell's process. If you want to read about Cottrell's process, I can add an extra slide in which the water is removed by from the oil by electric process. तो इसमें क्या करते हैं Cottrell's process में basically जो crude oil आपको petroleum से मिलता है, it is subjected to electrical field. ठीक है. So what is happening? This electrical field is causing some ionization in the water which is present and helping all the smaller drops to collect as a big drop and separates the oil out of water. So ऐसे आपके आपके लिए तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इनफ. ओके. कि क्या होता है demulsification? Demulsification is achieved by Cottrell's process in which water is removed from the oil by electrical process. How is it's that done? Whenever electrical field is applied, there is some charge or the smaller water droplets get ionized and they collect together and separate from water, separate from oil. So this is how it separates. But if any students wants to study more about in detail about Cottrell's process, I can add the extra slide to it. ठीक है. But अभी के लिए what is demulsification? Demulsification is separation of refining of petroleum के बारे में बात करते हैं. ठीक है. So what is happening? Demulsification. What are you doing? You are applying electrical field to the crude oil. So what is happening? The water droplets, the smaller droplets, the water droplets present in this particular emulsion
or this mixture gets ionized and they both separate. How does this happen? This happens when smaller droplets combine to form a bigger one. So आप उसको separate कर सकते हो. So this was about your demulsification. The next is removal of harmful impurities. So excess salt content such as NaCl and MgCl2 can corrode the refining equipment. These are removed by washing with water. ठीक है. Sulfur compounds are removed by treating oil with copper oxide, which turns it into copper sulfide. ठीक है, which can be separated by filtration. So basically, demulsification में what you are removing? First step is apply electrical field, remove water. Okay, कोई short paper pen लेके बैठ जाओ and you can write it. ठीक है. Second है NaCl, MgCl2 removed by ठीक है. ये आपका 3 पॉइंट्स हैं रिफाइनिंग के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले. So what you are doing? You are applying electrical field to separate water. You are washing with water to remove NaCl and MgCl2. You are treating with copper oxide and changing it to copper sulfide to get your sulfur compounds removed. So this is the initial step which is done when we talk about refining of petroleum. The next step is fractional distillation. So fractional distillation की understanding ये है कि fractional distillation means separation of different compounds at different vaporizing or boiling temperatures. ठीक है. So basically fractional distillation is fractionating or separating different compounds present in the mixture by exposing them to different temperatures. Fractional distillation. So in simple terms, separating components by exposure to a range of temperature. ठीक है. एक मिक्सचर है जिसको हम एक्सपोज कर देते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे, और डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज होते रहते हैं और सेपरेट होते रहते हैं एज वी मूव अप और एज वी मूव इन द डिफरेंट टेम्परेचर रेंज. तो जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो द टेम्परेचर रेंजेस इट्स बिटवीन 300 to 380. ठीक है. More precisely, temperature range for fractional distillation of
petroleum is 350 degree Celsius to 380 degree Celsius. ठीक है. So this I have shown you a slide, and there is a temperature given, range given to you. So let's just move to the slide. So what is happening in this particular slide? Fractional distillation is separation of different compounds of the crude oil. Okay. So when you are going to draw this particular schematic in your examination, do not draw it in such a complex way. Draw a simple line diagram to explain it. Okay. तो यहाँ पे क्या है? There is a chamber or a heater which has got crude oil. So we heat it at a we heat the crude oil present to a certain temperature, and after that we move that heated crude oil in this separating flask. So what is happening? This separating flask or this bubble tube, also called as this bubble well or bubble tube, this is designed in such a way that temperature decreases from bottom to top. ठीक है. So जैसे ही जो warmed up crude oil है, it starts moving in this area, in this particular area. What happens? Temperature, the compound corresponding to that particular temperature, जैसे कि यहाँ पे आप bitumen देख रहे हो 340 डिग्री सेल्सियस पे है, fuel oil है, lubricating oil है. So as you move up, you see different compounds separating. Lubricating oil, diesel, kerosene fractionates at 170 degrees Celsius. Naphtha is 120, and your refinery gas, which is used in your LPG or bottle gas, it separates at 20 degrees Celsius. तो जितने भी heavier hydrocarbons है या heavier aromatic compounds हैं, they separate at the bottom, whereas the lighter ones like gas, naphtha, petrol, they separate as the vapors move from bottom to top. ठीक है. तो यहाँ पे what is the use for different compounds? Naphthalene is used as a chemical, whereas kerosene is used for jet fuel, paraffin for lighting and heating. Diesel is, we understand what diesel is used for. Lubricating oil is used for oils, waxes, polishes, etc. So these are the uses. You can mention their use, and you can also talk about the temperature range for someone. Some compound like bitumen के लिए आप mention कर सकते हो, diesel के लिए mention कर सकते हो. It's 270 degrees Celsius. So larger molecules, high boiling point, dark in color, hard to light, thick. So bottom में you find compounds with such characteristics. Whereas on the top side, जहाँ पे कि lower boiling point required है, you see these particular characteristics like low boiling point, light in color, easy to light, runny. So petrol is like fluid in nature, whereas tar or this lubricating oil is very viscous in nature. तो ये आपका fractional distillating plant है. ठीक है. जिसमें कि टेम्परेचर रेंज क्या है? टेम्परेचर रेंज इज अराउंड 300 to 380. ठीक है. और इस पूरे उसमें इनिशियल में जहाँ पे ये जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्लीज फोकस. ये बॉटम एरिया की आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉटम एरिया. एज यू राइज अप द टेम्परेचर डिक्रीजेस. सो राइट अबाउट द एप्लीकेशंस कि कहाँ पे कौन कौन से यूज हो जाते हैं, नैप्थलीन एंड केरोसिन एक्सेट्रा. So this was about fractional distillation. ठीक है. Next topic है आपका vacuum distillation. So the residue from the bottom of the fractionating tower is vacuum distilled to recover various fractions like petroleum jelly, grease, vacuum gas oil, etc. So ये fraction जो भी आपका यहाँ से bottom में जो भी this area, ठीक है, यहाँ से जो भी रेसिड्यू बच जाता है, जो भी हैवी आपका मटेरियल बचेगा, दैट इज अगेन एक्सपोज टू अ डिस्टिलेशन प्लांट विच इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन for vacuum distillation, sorry. And what do you get out of vacuum distillation? You get petroleum jelly, grease and vacuum oil. The last point for this fraction refining of petroleum is top flashing distillation. ठीक है. So what is happening in this particular type of distillation? The columns are maintained at temperatures such that fuel oil, gas and kerosene are received at the end of the distillation. So when you talk about top flashing, you can write about this particular point. ठीक है.
सो इसमें जो टॉप फ्लैशिंग वाला है, इसमें द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन सच अ वे दैट वी गेट these particular compounds for at the end of the distillation. तो ये जो मैंने पॉइंट्स या आपको मेंशन किए हैं, these are the points which you have to talk about in case of refining of petroleum. ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए so just let me know, I'll add up slides to it. ठीक है, कॉटरेल्स प्रोसेस में अगर डिटेल्स चाहिए, टॉप फ्लैशिंग डिस्टिलेशन में अगर डिटेल्स चाहिए, आई विल ऐड सम मोर, बट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, एज यू कैन सी इन टॉप फ्लैशिंग कूलिंग कॉइल्स प्रेजेंट है, तो डिफरेंट टेम्परेचर हम दे रहे हैं. सो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वी ऑब्जर्व द कंडेंसेशन ऑफ दीज वेपर्स इन दी चेम्बर्स. तो इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो इनिशियली प्रेजेंट था, फर्स्ट व्हाट डिड वी डू, वी demulsified. How did we do that? We did that by applying electrical field, by treating it with water and by treating it with copper oxide. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग का. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग में क्या कर रहे थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग में वी एक्सपोज द क्रूड ऑयल टू अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. So the temperature ranges, initially it's the temperature ranges at the base, it's 300 to 380 degrees Celsius. So what is happening, the crude oil is getting heated up and all the heavy hydrocarbons, they get vaporized and collect at the bottom. ठीक है, जो टार जो आप रोड को बनाने में यूज करते हैं, so that gets deposited at the 340 degrees Celsius. So and as you move up, you see refined the gas at 20 degrees Celsius. So this is what we did in fractional distillating. In case of vacuum distillating, we applied vacuum to the residue of crude oil and extracted compounds like petroleum jelly, grease, wax and gas oils. उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, so we have condensed even the vapors of fuel oil, gas oil and kerosene at the end of distillation by using top flashing distillation which has got cooling coils at the top. ठीक है, so this is used for condensation of these particular oils या oil के vapors के लिए use करते हैं. So this slide summarizes about your petroleum refining. ठीक है, तो ये points आप mention करना when you are talking about petroleum refining. So if you have any questions related to this, you can ask me or we can talk about nitrogen now. क्योंकि एक student ने पूछा था, so it's important to discuss that. किसी को कोई question है? Any student? Okay, so I hope that all of you understood solid fuels and liquid fuels में fractional distillation. Now let's go to the nitrogen part. I hope the student who was asking for nitrogen is present here. Let's go to the nitrogen part. देखो नाइट्रोजन वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उसको थोड़ा बहुत सिंपल वे में आज मैं बताने की कोशिश करूंगी आपको, जिससे कि समझ में आ जाए. और कहाँ दिस स्लाइड. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, तीनों फ्लास्क में क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, ये सब क्लियर था. हम जो आज जिसके बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एक कोनिकल फ्लास्क है. ठीक है, we'll start from here. We are not going to talk about the previous story. We are going to start from here and then we'll move over the calculation. अगर किसी को इस इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो they can interrupt me in between, but we will talk about the conical flask and its calculation. ठीक है,
स्टूडेंट्स पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद H2SO4 to give you ammonium sulfate। ये consideration ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट इज नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद H2SO4 to give you ammonium sulfate। सेकेंड कंसिडरेशन was इस इक्वेशन को देखते हुए we can easily derive that the amount of nitrogen present is equal to amount of H2SO4 used। ठीक है, what I have written? I have written the equation and I have written the second conclusion that we draw from this equation, that is the amount of nitrogen present is equal to the amount of H2SO4 used। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन जितनी होगी उतना ही H2SO4 यूज होगा अगर आप कोनिकल फ्लास्क की बात कर रहे हैं तो। लेट्स गो बैक टू द कोनिकल फ्लास्क डायग्राम। यहाँ पे क्या था? कोनिकल फ्लास्क था ना, तो वी हैव दिस हियर, ओके, this is your conical flask, this has H2SO4। ठीक है, तो अमोनिया के वेपर्स ऊपर से आ रहे थे, ठीक है, अमोनिया के वेपर्स ऊपर से आ रहे थे या कंडेंस्ड अमोनिया ऊपर से आई थी, एंड दैट अमोनिया gets reacted with the, or the nitrogen gets reacted with the H2SO4। So what is happening? Ammonium sulfate is getting formed। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उतना ही आपका H2SO4 यूज होगा। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन वी ड्रॉ फ्रॉम हियर। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एसिड यूज। इसको ध्यान रखना है और इसी पे भी सारी कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, I will write it again and then we'll draw the calculation। Amount of nitrogen is equal to volume of acid used। How did we get to this conclusion? We got to this conclusion from the equation that two reagents are reacting and forming a product। So let's go to the calculation part। ये जो इक्वेशन यहाँ से हमने बनाई थी नाइट्रोजन वाली, अमोनिया परसल्फेट वाली, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज हाउ वी केम टू दिस कंक्लूजन दैट अमाउंट ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज। ठीक है, सो वी हैव टेकन द वेट ऑफ द कोल, W grams, volume of acid is equals to V1। नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड क्या था? नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इज N1 and this is known, this normality is known। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब ड्राइंग, coming to the next point, from this particular point we have to figure out हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। हमारा जो क्वेश्चन है वो है to figure out the percentage of nitrogen in the particular compound। ठीक है, so what we are going to do, we are going to calculate the amount of nitrogen by using the formula N1V1 is equals to N2V2, where V2 is the volume of ammonia। We have this V1, this is N1, this is N2 and this is V2। ठीक है, इस मेथड से we are going to figure out the
amount of nitrogen which is present. ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको इक्विवेलेंस मेथड भी बोल सकते हैं. एक और फॉर्मूला you must have learned in your chemistry classes, which was your W equals to E N V by 1000. ठीक है, किसी भी चीज का अगर वेट निकालना है या उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेट निकालना है, so what did you do? You used the formula which is called W is equals to E N V by 1000. ये पूरा नोट डाउन कर लो, then I'm going to elaborate this. Like I initially wrote on the board, N1 V1 is equals to N2 V2. This is the relationship we are using. Weight of ammonia or nitrogen can be given by W is equals to, by formula, E N V by 1000. किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी सॉल्यूशन. अगर कोई भी एक सॉल्यूशन है, 1 नॉर्मलिटी या 1 मोलारिटी का भी सॉल्यूशन है, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना वेट ऑफ दैट सॉल्ट है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला EnV by 1000. ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. इफ यू आर नॉट, देन नोट दिस डाउन. So when we are talking about the weight of ammonia or weight of nitrogen, we have to take in consideration the equivalence weight, nitrogen and volume. Students, please follow, वरना फिर से कंफ्यूजन होगी. हमें क्या निकालना है, हमारा जो ये एनालिसिस है, जेरडाल्स एनालिसिस है नाइट्रोजन के बारे में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन. So if we have to calculate the weight of nitrogen, we have to write its equivalent weight, normality and volume divided by 1000. So equivalent weight तो कितना होता है, 1 मोल ऑफ अमोनिया का अगर इसमें नाइट्रोजन का अगर इक्विवेलेंट वेट देखें तो कितना होगा. This is 1 mole of ammonia. It has got, its weight is 70, out of which 14 grams is the weight of nitrogen. ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है. ठीक है, so we are going to put that value there. This is your 14 into, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मलिटी क्या लिखेंगे और वॉल्यूम क्या लिखेंगे और कहाँ से लिखेंगे नॉर्मलिटी और इसकी वॉल्यूम. सो ये होगी नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड एंड योर वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड. ठीक है, जो नॉर्मलिटी आपकी एसिड की होगी और जो वॉल्यूम एसिड की होगी, वी आर गोइंग टू पुट दैट इनटू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो या कोई न्यूमेरिकल आप स्टडी करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी गिवन टू यू. ठीक है, एक कोई वैल्यू ऐसी होगी जो कि यू हैव टू फाइंड आउट, अदर विल बी गिवन टू यू. सो यू विल टेक दोज वैल्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. ये एसिड का है और ये आपका नाइट्रोजन या अमोनिया के लिए है. ठीक है, so to find out this or to find out the percentage of nitrogen, we have used this formula N1 equals to N2 V2, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन से निकाला था, जो हम LHC और H2SO4 की इक्वेशन की बात कर रहे थे. So we are going to put this normality and volume. V1 is the volume of acid, which I have already written there, so just follow that. We are going to put these values here upon 1000. ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया वेट ऑफ अमोनिया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परसेंटेज में निकालना है. तो व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 100. मैम टाइम और ओवर हो गया है. हाँ हाँ, बस 1 मिनट, किसी स्टूडेंट का डाउट था, आई एम जस्ट कमिंग टू द एंड. ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि 14 बाय 1000 कहाँ से आया था. ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अपॉन वेट ऑफ मोल आएगा यहाँ पे. So you have to use this formula EnV by 1000. Equivalent weight, you have to write the equivalent weight of nitrogen.
And when we talk about normality and volume, we are going to talk about the normality of the acid and the volume of the acid used. ठीक है, वो values हम यहाँ पे put in करेंगे. So you will get the weight of the nitrogen, multiply it by 100, you will get the percentage, and if you want to find out the exact value when it comes to your fuel sample, divided by the weight of the coal. ठीक है, this is all about your nitrogen analysis. I hope अभी समझ में आया होगा. Otherwise, just remember the two formulas. N1V1 is equals to N2V2 and W is equals to ENV by 1000, which is your equivalent weight into normality into volume. Students, thank you so much for your patience. I hope you have got your doubt cleared. I'll add a slide for this, okay? Just for your reference. मैम पीपीटी शेयर कर देना. हाँ, क्यों कौन सी पीपीटी? लिक्विड पेट्रोलियम वाली? यस मैम. लिक्विड पेट्रोलियम में तो बच्चे अभी इसमें बहुत कुछ ऐड करना है. वी आर गोइंग टू ऐड स्टडी अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर. ओके 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 मैम. चलो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. आई एम एंडिंग द क्लास.